नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। सरकारी स्कूलों में 1 जुलाई से टाइम टेबल बदल जाएगा। अब सरकारी स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेंगे। बच्चों की छुट्टी दोपहर 3:15 बजे होगी, जबकि शिक्षक 4:30 बजे स्कूल से जाएंगे। स्कूल में शिक्षक और प्रिंसिपल को 10 मिनट पहले ही पहुंचना होगा। स्कूल में कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष के तहत विशेष क्लास दोपहर 3:15 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक शिक्षक होमवर्क चेक करेंगे। सुबह 11:55 से 12:35 तक एमडीएम का समय तय किया गया है। शिक्षा विभाग ने मॉडल टाइम टेबल जारी कर दिया है। वहीं शिक्षा विभाग के नए आदेश का शिक्षक नेताओं ने विरोध किया है। शिक्षकों का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि स्कूल सुबह 10 बजे से 4 बजे तक चलेंगे। वहीं टाइम टेबल लागू किए जाने चाहिए। तो पहले स्कूलों की टाइमिंग क्या थी उसको भी समझते हैं। तो शुरुआत में स्कूल की टाइमिंग 10 बजे सुबह से लेकर के शाम के 4 बजे तक की थी। टाइमिंग में के पाठक ने बदलाव किया था। 9 बजे से शाम के 5 बजे तक स्कूलों की टाइमिंग कर दी गई थी। 9 बजे से 3:30 बजे तक क्लास चलती थी और 3:30 बजे से 4:15 तक विशेष कक्षा चलती थी। वहीं शाम 4:15 से 5 बजे तक शिक्षक होमवर्क चेक करते थे। तो ये पहले की टाइमिंग थी। अब स्कूलों की टाइमिंग क्या हो जाएगी? 1 जुलाई से जो टाइमिंग बदल रही है, तो 1 जुलाई से स्कूलों की टाइमिंग बदलेगी। 1 जुलाई से स्कूलों में नया टाइम टेबल लागू हो जाएगा, जो सुबह 9 बजे से शाम 4:30 तक चलेगा। 9 बजे से 3 बजे तक क्लास चलेगी। शिक्षकों की छुट्टी 4:30 पर होगी। बच्चों की छुट्टी 3:15 पर हो जाएगी, यानी कि 15 मिनट पहले। वहीं 3:15 से लेकर 4 बजे तक विशेष क्लास होंगे। शिक्षक 10 मिनट पहले स्कूल आएंगे, यह भी कहा गया है। 4 से 4:30 बजे तक होमवर्क चेक करना है। शिक्षकों को हफ्ते में 45 घंटे पढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री ने बिहार के सरकारी स्कूल के संचालन के लिए 10 बजे से 4 बजे का समय निर्धारित करने का स्पष्ट निर्देश दिया था। उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग के द्वारा 1 जुलाई से 9 बजे से 4:30 बजे तक स्कूल को संचालित करने का आदेश निर्गत किया गया है। यह बिल्कुल समझ से परे है। मैं माननीय एसीएस सिद्धार्थ साहब से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जब 10 से 4 विद्यालय का संचालन का समय निर्धारित कर दिया है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसका अनुपालन किया जाए। इससे भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाएगी। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों, शिक्षकों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। हम विभाग से मांग करते हैं कि शिक्षा अधिकार कानून के आलोक में प्रति सप्ताह 45 घंटे तक ही विद्यालय के संचालन की अवधि सुनिश्चित की जाए। और जिस प्रकार से बिहार में विद्यालयों के संचालन के लिए समय सारणी का निर्धारण हो रहा है, यह अब बिहार में स्कूलों की नई टाइमिंग पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि स्कूल का समय 10 बजे से 4 बजे तक होगा, लेकिन अधिकारियों ने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो बीजेपी का कहना है कि छात्रों के हित को देखते हुए फैसला लिया गया। अगर जरूरत पड़ी तो फिर बदलाव किया जाएगा। जो नए एसीएस बने हैं सिद्धार्थ, उन्होंने स्कूल का समय 9 से 4:30 निर्धारित किया है, जबकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन को आश्वस्त किया था कि स्कूलों का समय 10 से 4 चलेगा। और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी ने भी सदन के बाहर आकर के कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को लागू करने की जगह रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है, और जो अधिकारी पदाधिकारी चाहते हैं वही हो रहा है। विद्यालयों में जो शिक्षण का समय है वो शुरुआत में होता था 10 से 4, लेकिन छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए और जो शैक्षणिक कार्य है उसको ध्यान में रखते हुए समय में कुछ बदलाव किए गए। अगर जरूरत पड़ी, ऐसा नहीं है कि 9:30 से 4:30 या 9:30 से 5 एकदम गोल्डन रूल है। अगर आवश्यकता हुई और ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है
कि छात्र और शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए और बेहतर शैक्षणिक माहौल के लिए इस समय में बदलाव की आवश्यकता है, तो सरकार फिर से इस समय सारणी पे विचार करेगी ही करेगी। बिहार में शिक्षा के उत्थान के लिए बिहार प्रशासन और शिक्षक दोनों कटिबद्ध हैं। जहां तक बात टाइमिंग की आती है, तो जो भी समय विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए बेहतर होगा वो लागू किया जाएगा। शिक्षकों को हताश होने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके जायज मांगों को गंभीरता से संज्ञान में लेती है, उस पर सोचती है। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रख सकती हैं। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का यह पहला संबोधन होगा। बता दें कि नई लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ संसद भवन पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी संसद भवन के गश्त द्वार पर उनका स्वागत करेंगे, जहां से उन्हें पारंपरिक राजदंड सेंगोल की अगुवाई में निचले सदन के कक्ष तक ले जाया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद सत्र के शुरुआत में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना आवश्यक होता है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। नीट पेपर लीक मामले में अपडेट है। मास्टरमाइंड की तलाश तेज कर दी गई है। गिरफ्तारी के लिए खास रणनीति भी बनी है। सीबीआई ने खास रणनीति बनाई है। सभी राज्यों में गिरफ्तार आरोपियों के संबंध की पड़ताल जारी है। सॉल्वर गैंग के पुराने शातिरों से भी पूछताछ लगातार की जा रही है। पुराने आरोपियों की लिस्ट जो है वो भी तैयार की गई है। आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड पुलिस की तरफ से खंगाला जा रहा है। नीट परीक्षा के 3 महीने पहले के मोबाइल रिकॉर्ड को भी सीबीआई की टीम खंगाल रही है। हजारीबाग से हिरासत में लिए गए ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और चिंटू और बलदेव के संबंधों की पड़ताल में भी सीबीआई जुटी हुई है। तो नीट पेपर लीक कांड का अनुसंधान सीबीआई तेजी से करने में जुटी हुई है। सीबीआई की अलग अलग टीम इस कांड से जुड़े लोगों के ठिकाने पर जाकर छानबीन कर रही है। तो वहीं इस दौरान सीबीआई को संजीव मुखिया से जुड़ी ये अहम जानकारी भी मिली है। संजीव पटना की निचली अदालत से मिली नो कोअर्सिव का लाभ उठाते हुए नेपाल भाग गया है और फिलहाल वही शरण लिए हुए हैं। इधर सीबीआई की टीम इसकी पड़ताल कर रही है। वहीं इन सभी के बीच आज सीबीआई चिंटू और मुकेश को अगले 7 दिनों के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। नीट पेपर लीक मामले में लगातार सीबीआई जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। सीबीआई की टीम जो है वो कल बताते चले कि 3 जगहों पे जाकर के छानबीन की है इस मामले को लेकर के। एक जो है नालंदा, दूसरा जो है समस्तीपुर और तीसरा जो है पटना के कुछ ठिकाने थे, जहां पे जाकर के सीबीआई की अलग अलग टीम जो है वो निकली थी। और ये टीम जो है नालंदा में जाकर के जो संजीव मुखिया है उनके घर गई और वहां जाकर के उनकी मां से भी पूछताछ किया, आसपास के लोगों से पूछताछ किया। दूसरी तरफ मनीष जो है उसे कल पूरे दिन सीबीआई की टीम जो है वो यहां बुलाई थी और मनीष यहां पहुंचा था, तो उससे भी पूछताछ की और उसके घर पे भी जो है वो सीबीआई पहुंची थी। और इसके अलावा बात करें हम जो आशुतोष है जिसने लठ प्ले स्कूल जो है वो रेंट पे ले रखा था, वहां पे कमरे जो है वो रेंट पे ले रखे थे, तो उसके ठिकाने पर भी जाकर के पूछताछ की है। और प्रभात रंजन जो है उनके परिवारजनों से भी पूछताछ किया कि कैसे ये रेंट पर दिया और क्या पूरा मामला था। तो और जो अभ्यर्थी आए थे क्या वाकई वो सिर्फ मनीष के द्वारा लाए गए थे या और भी क्या मामला है, पूरे मामले की छानबीन की। इधर इस बीच बताते चले बड़ी खबर यह है कि जो इस मामले का आरोपी है संजीव मुखिया, वो जो सूत्रों से जानकारी है कि वो नेपाल भाग चुका है और जो नो कॉसिप जो ऑर्डर उसे हासिल हुआ था पटना के निचली अदालत से एडीजी 5 के कोर्ट से जो उसे नो कॉसिप का ऑर्डर जो प्राप्त हुआ था उसका लाभ उठाते हुए वो नेपाल भाग गया है। और इस बाबत जो है ये जानकारी जो सूत्रों से जानकारी मिली है, पूर्व सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सीबीआई को भी हासिल हुई है। और सीबीआई जो है वो अब नेपाल में कहाँ छिपा है इसकी पड़ताल जो है वो कर रही है। सीबीआई की टीम जो है वो जानकारी ये भी है कि जो इंडो नेपाल बॉर्डर है वहां से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है।
अगर वो दूसरे रास्ते से जो दूसरे जो रास्ते हैं जिससे शहर से लोग सस्ता पूर्वक आ जा सकते हैं, क्योंकि भारत नेपाल बताते चले कि जो बॉर्डर है बिहार से सटा हुआ पोरस बॉर्डर है, कई ऐसे इलाके हैं जो जहाँ पे फेंसिंग जो है वो भी फेंसिंग जो है वो नहीं की गई है, तो जाहिर सी बात है कि उसका लाभ भी हो सके तो संजीव मुखिया ने उठाया हो। तो पूरी पड़ताल जो है वो सीबीआई कर रही है और इधर सीबीआई जो है इस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपी जो हैं चिंटू और मुकेश, उससे आज रिमांड पर ले करके यहाँ आएगी और सीबीआई का जो मुख्यालय है यहाँ आकर पूछताछ करेगी। फिलहाल जो है यह पूरा मामले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई हर उस कड़ी को जोड़ना चाहती है जो ये प्रमाणित करे कि ये फेक जो है नीट पेपर लीक जो है वो उसमें फर्जीवाड़ा किया गया था। और ईओयू का जो अनुसंधान है, पटना पुलिस का जो अनुसंधान है जो बताता है, इस बात को तस्दीक भी किया है, उससे आगे बढ़ाने की कोशिश में जो है वो सीबीआई जुटी हुई है। बहरहाल देखना होगा कि चिंटू और मुकेश को जब पटना बेउर जेल से न्यायिक हिरासत में जो अभी वहां बंद है, जिसे कोर्ट ने रिमांड पर दिया है, अगले 7 दिनों के लिए रिमांड पर दिया है, तो उसे जब लेकर के यहाँ सीबीआई की टीम आती है तो क्या कुछ खुलासा वो करता है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में साइबर ठगी की वारदात बढ़ती जा रही है। लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं। ऐसे गैंग के खिलाफ ईओयू की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। ईओयू ने पटना के फुलवारी शरीफ में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। टीम ने इसमें काम करने वाले 9 लड़कियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस फर्जी कॉल सेंटर का शातिर संचालक फैजान है, जो इन लड़कियों को लोगों से ऑनलाइन ठगी करने के एवज में 1.5 से 2 लाख रुपए हर महीने देता था। फर्जी कॉल सेंटर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार में लगातार साइबर अपराधी जो है अपने पैर पसार रहे हैं और बताते चले कि राजधानी पटना भी जो है इससे अछूता नहीं रहा। फुलवारी शरीफ के बिरला कॉलोनी में मैं मौजूद हूं और यहाँ पे ईओयू ने जो है वो दबिश डाली और दबिश डाल करके एक फर्जी कॉल सेंटर का जो है उद्भेदन किया और इस कॉल सेंटर से मौके से 9 जो लड़कियां हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिन्हें पूछताछ के बाद जो है वो जेल भेज दिया गया है। बताते चले कि इन युवतियों से साइबर की जो पुलिस है उन्होंने कई घंटे तक पूछताछ की थी और बताते चले कि यह जो मकान है इसे किराए पे लिया गया था। ऊपर का पूरा फ्लोर जो है वो किराए पे लिया गया था और किराए पर लेकर के लड़कियों को जो है और लड़कों को यहाँ पे बहाल किया गया था और बहाल कर करके उन्हें हर महीने कहे तो 1.5 से 2 लाख रुपया जो है वो मेहनताना दिया जाता था, यानी कि सैलरी दी जाती थी। यहाँ का जो कार्यालय है फर्जी कॉल सेंटर जो है उसमें से 9 कंप्यूटर, 3 लैपटॉप, 5 सिम कार्ड और 17 मोबाइल जो है वो जब्त किए हैं और अब फैजान की तलाश जो है वो काफ़ी तेज कर दी है पुलिस ने। और यहाँ ये भी बताते चले कि युवतियों ने पूछताछ में जो बातें बताई है उससे ये पता चलता है कि यह गिरोह जो है वो साइबर ठगी करता है। जब कोई कस्टमर ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट से खरीदारी करता था और उसे लौटाता था तो इस दौरान पैसे का रिफंड मिलने में उसे परेशानी होती थी, तब वह संबंधित वेबसाइट के कस्टमर केयर पर फ़ोन लगाता था। गिरोह ने कई ई-कॉमर्स कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बना रखी थी। फिलहाल इस पूरे मामले का उद्भेदन ईओयू ने कर लिया है और ईओयू जो है वो जांच कर रही है। जांच में और भी कई बातों का खुलासा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फैजान जो है वो अभी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार आर्थिक अपराध इकाई जो है वो दबिश डाल रही है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और दानापुर से बड़ी खबर है, जहां शाहपुर के कबीर मठ में घुसकर अपराधियों ने पूर्व विधायक आशा सिन्हा के रिश्तेदार पर हमला बोला है। अपराधियों ने महंत भाइयों पर 6 राउंड फायरिंग की है। हालांकि अपराधियों के हमले में वे बाल बाल बच गए हैं। पुलिस ने मौके से 4 खोखा जब्त किया है। पीड़ित ने पटना के बिल्डर सौरभ गुप्ता पर गोली चलवाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। तो पूर्व विधायक के रिश्तेदार पर जिसमें कि एक मतलब पार्टी के द्वारा यहाँ पर आके और हवाई फायरिंग की गई है। उनके द्वारा जो मठ के महंत इत्यादि हैं उनको डराया धमकाया गया है। सौरभ गुप्ता उसका नाम है। उनके पिता का नाम परमेश्वर गुप्ता है, स्वर्गीय परमेश्वर गुप्ता। ऐसे उसका पुश्तैनी घर सदारी है, यहीं पे नहीं रहने वाले हैं। अभी वर्तमान में रहते हैं पाटलिपुत्रा में। उन्होंने 5-7 बाउंसर लेके आए और आके आश्रम में गाली गलौज करना शुरू किया। उधर से बाहर से निकला एक भगत जी मेरे भाई आए शशि भूषण दास जी, उनको पकड़ के वो लोग मारना शुरू किया। 5 की संख्या में। 5 कैसे? किस लिए गोली चला है? गोली चलने का उनका कहना है कि आप लोग भागो, आश्रम खाली करो। जो मैंने गुंडागर्दी करना चाह रहे हैं वो लोग, जबकि हम लोग रजिस्टर्ड मंथ है या पुराना महंत है। बगाव में जोरदार बारिश के बाद पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से
पुलिया और सड़क क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रैक्टर मसान नदी पर बने पुलिया पर फंस गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ट्रैक्टर पानी की तेज धार में फंसा हुआ नजर आ रहा है। ट्रैक्टर पर सवार मजदूरों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। देखिए तेज बहाव है और इस तेज बहाव के बीच ये ट्रैक्टर फंसा हुआ नजर आ रहा है और लोगों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई है। तो पुलिया और सड़क क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से देखिए कैसे जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। पानी का वेग काफी तेज हो चला है और ऐसे में बारिश की वजह से पुलिया और सड़क क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इस बीच ये तस्वीर जहां पर ट्रैक्टर फंस गया। कैमूर में बाइक चोर गिरोह का आतंक देखने को मिल रहा है। पिछले 3 महीने से चोर कुल 20 बाइक, 2 स्कॉर्पियो और एक ई-रिक्शा उड़ा ले गए हैं। बाइक की चोरी केवल सदर अस्पताल बाइक स्टैंड और भभुआ कचहरी बाइक स्टैंड से हो रही है। इन दोनों जगह पर बार बार चोरी होने के बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। कैमूर पुलिस एक भी बाइक रिकवर करने में भी पूरी तरीके से नाकाम रही है। कैमूर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अभिनव सिंह। चोरी घटनाएं बढ़ी है बाइक का, लेकिन साथ ही हम लोग रिकवरी भी हम लोग कर रहे हैं। जो पिछले अगर 1 साल को देखेंगे तो हम लोगों ने बाइक चोर को पकड़ा है, उस गिरोह का हम लोगों ने पता किया हुआ है। कैमूर में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ा हुआ है, खासकर बाइक चोरों का आतंक बढ़ा हुआ है। अगर बात करें कैमूर में पिछले 3 माह में लगभग 20 बाइक, 2 स्कॉर्पियो और एक ई-रिक्शा की चोरी हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं, तस्वीर में देख सकते हैं, भभुआ के सदर अस्पताल बाइक स्टैंड में। बात करें तो चोरों की मुख्य 2 जगह से सबसे पसंदीदा जगह है भभुआ का सदर अस्पताल का बाइक स्टैंड और दूसरा आपको भभुआ के कचहरी का बाइक स्टैंड। हालांकि सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और बाइक चोरी करते हुए चोरों की इसमें रिकॉर्डिंग भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ने में पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से भी, जिला प्रशासन की तरफ से भी बाइक स्टैंडों पर ध्यान रखने के लिए ना कोई गार्ड ना कोई कर्मी की व्यवस्था की गई है। लगभग 20 बाइकों की चोरी हुई है पिछले 3 माह में, उसमें से 15 से 18 बाइकों की चोरी केवल सदर अस्पताल बाइक स्टैंड से और आपको भभुआ के कचहरी गेट के बाइक स्टैंड से बाइकों की चोरी हुई है। अगर बात करें कैमूर पुलिस की, तो कैमूर पुलिस का कहना है कि हम लोगों ने स्पेशल टीम बनाकर चोरों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की है। अब देखने वाली बात ये होगी कैमूर पुलिस इन चोरों पे कब तक एक्शन लेती है। कैमूर, न्यूज 18 अभिनव सिंह। बिहार की खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने पूर्णिया में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुने। इस दौरान उन्होंने कई मामलों में अधिकारियों को फोन कर समस्या का समाधान किया। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पीएम बनते ही सबसे पहले किसानों के हित में काम किया। उन्होंने किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि भेजा, 14 मुख्य फसल का MSP रेट भी बढ़ाया। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। लेसी सिंह ने बिहार की किसानों की तरफ से पीएम का आभार जताया। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हस्ताक्षर हुआ प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो किसान सम्मान योजना की राशि मतलब उनको देने के लिए, किसानों को देने के लिए साइन हुआ। फिर ये जो 14 फसलों में किसानों के हित के लिए निर्णय लिए गए हैं, MSP में बढ़ोतरी की गई है हर फसल में, चाहे धान हो, मक्का हो। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।